जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने स्टडी क्लासेस पर। जो कि आज हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम और बुक का अध्याय 6 जो कि जैव प्रक्रम है। आज हम इस चैप्टर के पूरे प्रश्न जितने प्रश्न इस चैप्टर से जितने प्रश्न उठते हैं सभी प्रश्नों को एक एक करके हम लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखना और कॉपी पेन लेकर बैठना और जो प्रश्न हम आपको इम्पोर्टेंट बताएंगे आप उसे लिख लेना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप जान लेते हैं, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? चलिए अब हम उत्तर देखते हैं। उत्तर है विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकता। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होती है, अतः प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो विसरण क्रिया नहीं पूरा कर सकती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्त अब दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कोई वस्तु सजीव है, जैसे कि पेड़। कोई वस्तु सजीव है जिसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। अब चलिए हम उत्तर को देखते हैं। उत्तर को देखते हैं। उत्तर है, सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती हैं, चाहे सुप्राप्त अवस्था में ही हो। बाह्य रूप से वे अचेत दिखाई देते हैं, उनके अणु गतिशील रहते हैं। इससे अनेक जीवित होने का प्रमाण मिलता है। इससे यह पता चलता है कि वह वस्तु जीवित है। सजीव से हमें यही प्रेरणा मिलती है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किस जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? चलिए अब हम उत्तर को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए उत्तर को देखते हैं। जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है, अतः यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। ये कार्बनिक यौगिक भोजन का ही अन्य रूप है। इसमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज लवण अन्य हैं। हमारे पौधे इन कच्चे पदार्थ तथा साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? स्टार्च का। चलिए अब हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, जीव के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों की आवश्यक मानेंगे? जीव के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? चलिए देखते हैं। प्रश्न है, उत्तर को देखते हैं। उत्तर है, अनेक जैविक क्रिया जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक, जैसे कि यहाँ पर दिया है, पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि व उत्सर्जन। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। चौथा प्रश्न है, जो कि हम इस चारों प्रश्नों में हम ये जान चुके कि सजीव क्या होता है और यह किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए अब हम चलते हैं श्वसन या स्वपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण में अंतर, या विषमपोषी और स्वपोषी के बारे में हम जानेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है।
स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? उत्तर को देखते हैं। उत्तर मेरे प्यारे दोस्त स्वयं से बनाना है। आप अपने मन से बना लीजिएगा या हम जो बोल रहे हैं आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। स्वपोषी पोषण वे पोषण जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं उसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण वे पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं उसे ही विषमपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न दूसरा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? जैसे कि यहाँ पर पहला है उत्तर, जैसे कि पहला यही सवाल है कि जल ही जीवन है, हम जानते ही हैं। पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करती है? पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। तीसरा क्लोरोफिल कहाँ से प्राप्त करती है? हरे पत्ते में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होती है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न तीसरा है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? अब हम पहुँच गए पाचन तंत्र से कितने प्रश्न होते हैं, चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हम जान लेते हैं अम्ल की क्या भूमिका है। आमाशय में क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। HCl अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। HCl अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। चलिए अब हम चौथे प्रश्न पर देखते हैं। चौथा प्रश्न है पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है? अब जान लेते हैं एंजाइम का क्या कार्य होता है। उत्तर में देखते हैं। उत्तर है पाचन एंजाइम जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। क्या? सूक्ष्म और लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। इस प्रकार से सरल पदार्थ छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। चलिए अब हम पांचवें प्रश्न में देखते हैं। पांचवा प्रश्न है पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? अब उत्तर देखते हैं पांचवें का उत्तर है पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित होता है। क्षुद्रांत में हजारों सूक्ष्म अंगुलीनुमा बिलाई होती है। इस कारण इनका आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है। यह अवशोषित भोजन रुधिर में पहुंचता है। अब हम देखते हैं श्वसन में कितने प्रश्न अब जानेंगे हम। श्वसन में जितने प्रश्न उठेंगे अब हम श्वसन से जितने प्रश्न उठते हैं अब हम उन्हें देखेंगे। पहला प्रश्न ही है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभदायक होता है? यहाँ पर गलत हो गया है, लाभदायक होता है। चलिए देखते हैं उत्तर को। जैसे कि वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है जो स्थलीय जीवों द्वारा आसानी से ले लिया जाता है, परंतु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा होती है तथा वह जल में मिला होता है। अतः जलीय जीव इस मिले ऑक्सीजन को लेने के लिए काफ़ी गति से सांस लेते हैं या संघर्ष करते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है कि ग्लूकोज के
ऑक्सीकरण से निम्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है? पहला है मांसपेशियों में ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्राप्त मात्रा में ऑक्सीकृत हो ऊर्जा प्राप्त करती है, मतलब होकर ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए देखते हैं। ऊर्जा प्रदान करता है तथा ऑक्सीजन की कम मात्रा होने पर विसल्सित होता है तथा लैक्टिक अम्ल बनाता है। जीवों की कोशिका में ऑक्सीकरण पथ निम्न है। देखते हैं हम निम्न पथ कौन कौन से हैं। पहला है वायवीय श्वसन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन ग्लूकोज को खंडित कर जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में खंडित कर देती है। ऑक्सीजन की प्राप्त मात्रा में ग्लूकोज विलेसित होकर 3 कार्बन परमाणु पाइरूवेट के 2 अणु निर्मित करता है। वायवीय श्वसन करता है, मतलब 2 अणु निर्मित करता है। अब वायवीय के बारे में जान लेते हैं। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से ईस्ट में किण्वन क्रिया होती है तथा पाइरूवेट, इथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तीसरा है ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे मांसपेशियों में क्रैम्प आते हैं। तीसरा प्रश्न है मनुष्य में ऑक्सीजन का तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, जानते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है। फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में से हीमोग्लोबिन, जिसे लाल रक्त कणिका कहते हैं या कण कहते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। इस प्रकार CO2 जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के खंडित होकर ऊर्जा में बदलने पर बनती है। यह CO2 रक्त के संपर्क में आने पर उसके प्लाज्मा में घुल जाती है। यह CO2 प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर में पुनः रक्त से वायु में चली जाती है और अंत में नासाद्वारा से बाहर कर दी जाती है। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की ओर देखते हैं। चौथा प्रश्न है गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? अब इसके प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है मानव फुफ्फुस छोटी छोटी नलियों में बटा होती है। श्वसनिकाओं के बाद आंत में यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है। बाद में आंत में कोशिकाओं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर आंत होना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। श्वसनिकाओं के बाद कोशिकाएं होती हैं, जिसकी गुब्बारा
जिसकी संरचना गुब्बारों के समान होती है। कोशिकाओं की गैसों के परिवहन को सरल बनाती है तथा एक विशाल क्षेत्रफल भी बनाती है। चलिए अब हम देखते हैं मानव में वाहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। अब हम देखते हैं मानव वाहन तंत्र, मतलब वाहन तंत्र अभी आगे देखते हैं। अब हम उत्तर को देखते हैं। उत्तर है जैसे कि यहाँ पर उत्तर है, पहले का उत्तर, मानव में वाहन तंत्र के प्रमुख घटक हैं हृदय, रुधिर तथा रुधिर परिवहन हो गया वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। जैसे कि पहला है हृदय। पहला क्या है? पहला हृदय एक पंप की तरह रक्त का शरीर के विभिन्न अंगों से आदान प्रदान करता है। मतलब हृदय विभिन्न अंगों से रक्त का आदान प्रदान करता है। दूसरा है रुधिर। इसमें 3 रक्त कण होते हैं। इसका तरल माध्य प्लाज्मा है। रक्त शरीर में CO2, भोजन, जल, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ का वहन करती है। RBC कोशिकाओं CO2 तथा ऑक्सीजन गैसों तथा अन्य पदार्थों का वहन वहन करता है। WBC शरीर में बाहर से आए जीवाणुओं से लड़कर शरीर को रोग मुक्त करता है। प्लेटलेट चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकता है। क्या रोकता है? प्लेटलेट, जो कि हमारे शरीर में कहीं भी लगता है। जब कभी हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है तो वह खून बहने से प्लेटलेट ही रोकता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न है स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? मतलब स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? अब हम उत्तर को देखते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर है स्तनधारी तथा पक्षियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ग्लूकोज के खंडित होने, यहाँ पर हीने लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा कर दूँ है, होने पर प्राप्त होती है। ग्लूकोज के खंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त को अलग करके ही शरीर की इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध करा सकती है। तीसरा प्रश्न है उच्च संगठित पादप में वाहन तंत्र के घटक क्या हैं? तीसरे का उत्तर है उच्च संगठित पादप में वाहन तंत्र के प्रमुख घटक हैं। पहला है जाइलम ऊतक, दूसरा है फ्लोएम ऊतक, यही 2 हैं। चौथा प्रश्न है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? उत्तर देखते हैं। आप वीडियो को लाइक तो कर दो मेरे प्यारे दोस्त, आप इतने लोग हैं। अब दूसरा प्रश्न है, मतलब चौथा प्रश्न है पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक करता है। जोड़ों की कोशिकाएं मृदा के अंदर होती हैं तथा वह आयन का आदान प्रदान करती है। यह जड़ और मृदा में जड़ के आयन में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को प्राप्त करने के लिए जलगति करते हुए जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। यह दाब जल को
ऊपर की तरफ पहुंचा नहीं सकता है। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि होती है, जो जल को जड़ों में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन यहाँ पर घर्षण जल की कर्षण यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर घर्षण जल की गति के लिए महत्वपूर्ण बल है। अब पांचवा प्रश्न है पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। अब देखेंगे पादप में कैसे भोजन का स्थानांतरण होता है। उत्तर है पत्तियां भोजन तैयार करती हैं। पत्तियों से भोजन स्थानांतरण पूरे पौधे में फ्लोएम वाहिकाएं करती हैं। पूरे पत्तियों में फ्लोएम वाहिकाएं करती हैं। अब देखेंगे वृक्क, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। अब किडनियों के बारे में, जिसे वृक्क को किडनी कहते हैं, किडनी के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है वृषणाणु नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, यह प्रश्न छूटेगा क्योंकि हम चित्र को अभी बना नहीं सकते, क्योंकि अभी नहीं बनाएंगे, हम आपको यह शॉर्ट वीडियो में भेज देंगे। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। अभी हम मेरे प्यारे दोस्त ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न देखेंगे। उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए निम्न विधियां हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर रहेगा। पहला है प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शोषण के लिए रंध्रों द्वारा उपयोग में लाते हैं। दूसरा है पौधे अधिक संख्या में उपस्थित जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा काम कर सकते हैं। तीसरा है पौधे कुछ उपस्थित पदार्थ को अपने आसपास की मृदा से उत्सर्जित कर देते हैं। देखते हैं तीसरा प्रश्न है मूत्र जिसे होना चाहिए, हम मूत्रा है बनने की मात्रा का नियमन, जिसे निगमन किस प्रकार होता है। नियमन है, यहाँ पर नियमन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं उत्तर को। मनुष्य द्वारा यह जाने वाले पानी व शरीर द्वारा अवशोषण पर मूत्र की मात्रा निर्भर करती है। कम पानी पीने पर मूत्र की कम मात्रा होती है। कुछ हार्मोन इसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। यूरिया तथा यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए भी जल की मात्रा बढ़ जाती है। अतः अधिक मूत्र उत्सर्जित होता है, बाद में अधिक मूत्र उत्सर्जित होता है। अब देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मनुष्य में, अब इस प्रश्न में इन तीनों प्रश्नों में जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंध है। पहला है पोषण, दूसरा है शोषण, तीसरा है सर्जन, चौथा है परिवहन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसे कमेंट में बताएं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है तीसरा सी, जिसे उत्सर्जन। अब इसमें बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा प्रश्न है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन, दूसरा है भोजन का वाहन, वह अमीनो अम्ल का वाहन, चौथा है ऑक्सीजन का वाहन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त, इसे भी कमेंट में बताएं।
इसमें से सही ऑप्शन पहला है, मुझे लगता है पहला है जल का वाहन। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयोग तो सभी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे दोस्त। ये जितने आपको ऑब्जेक्टिव आप करा रहे हैं ये सभी मेरे प्यारे दोस्त मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम गारंटी के साथ करें ये सभी प्रश्न उठते हैं, ये हर साल पूछे भी जाते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे दोस्त, चौथा। अब चौथा सही है। अब इसमें देखेंगे चौथा प्रश्न है, यहाँ पर देख ही रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। पहला है कोशिका द्रव्य, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक केंद्रक। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। पांचवा हमें लगता है ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। ये चारों प्रश्न आप देख लेंगे, हर साल पूछा जाएगा, हर साल पूछा भी जाता है। चलिए अब हम पांचवा प्रश्न देते हैं। पांचवा प्रश्न है, हमारे शरीर मतलब हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह पराक्रम कहाँ होता है। अब हम जानेंगे कहाँ होता है और कैसे होता है। उत्तर है, वसा का पाचन आहार नाल के क्षुद्रांत में होता है। अमाशय में लाइपेज उन पर क्रिया करता है तथा वसा का खंडित कर देते हैं। इसके पश्चात क्षुद्रांत में यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस वसा को इमाइल फाई करती है, मतलब करता है। अग्नाशय होना चाहिए यहाँ पर, अग्नाशय रस इस खंडित वसा को वाष्पीय अम्ल और ग्लिसरोल में बदल देता है। इस प्रकार वसा क्षुद्रांत में पचित हो जाता है या पाचन हो जाता है। अब छठवां प्रश्न है, भोजन के पाचन के लार की क्या भूमिका है मेरे प्यारे दोस्त। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हर साल पूछा जाता है। अब देखिए उत्तर को देखते हैं। उत्तर है, मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियां लाल रस को स्रावित करती हैं, जिसे हम लार कहते हैं, लाल रस को स्रावित करती हैं। इसमें झिलाइवरी इमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज शर्करा में, जिसे माइटोज कहना था वह माल्टोज शर्करा में बदल देता है। इस कारण कई बार अधिक चबाने पर भोजन मीठा लगने लगता है। जैसे कि हम देखे हैं गाय के दूध में अगर हम रोटी को मील कर चबाते हैं तो हमें वह मीठा लगने लगता है। अब सातवां प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उत्पाद क्या हैं। उत्तर देखते हैं। उत्तर है, पृथ्वी पर केवल हरे पौधे सुपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे पर्याप्त मात्रा में जल को जड़ें अवशोषित करती हैं, सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड। आठवां प्रश्न है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त ये जितने प्रश्न हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें कॉपी में लिख कर दोबारा रिपीट कर पेपर में जाना है आपको। चलिए वायवीय श्वसन जानते हैं। वायवीय श्वसन जैसे कि पहला है, यह वायु की उपस्थिति में होता है। दूसरा है, ग्लूकोज पूर्ण विखंडित होता है। तीसरा है, इसके अंतिम उत्पाद CO2 जल तथा ऊर्जा है। उदाहरण सभी उच्च जीवधारी में होता है।
अब अवायवीय के बारे में जान लेते हैं। अवायवीय शोषण यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज दूसरा है, ग्लूकोज का आंशिक विसंडित होता है। तीसरा है, इसके अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल मतलब इथिल अल्कोहल CO2 होता है। उदाहरण ईस्ट व इथाक्रीन में होता है। 9वां प्रश्न है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए, ये भी हमें लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए किस प्रकार की अभिकल्पित है। 9वां प्रश्न के उत्तर देखते हैं। कूपिकाएं अपने गुब्बारे नुमा आकार के कारण वायु के आदान प्रदान को सरल बनाती है और सतही क्षेत्रफल को वृद्ध करती है। वायु भरने पर ये कोशिकाएं फैल जाती हैं तथा फुफ्फुस में परिवर्तित हो जाती है। 9वां उत्तर देख लिए मेरे पास। अब 10वां प्रश्न है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर में क्या परिणाम हो सकते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 10 प्रश्न भी आगे भी जितने हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्त। उत्तर जैसे कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन व वाहन करता है। लाल रक्त कण में यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता, जिससे ऊर्जा में कमी आती है और थकावट उत्पन्न होती है। इसकी कमी से व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। 11वां प्रश्न है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है। उत्तर है, मानव हृदय में रक्त 2 बार संचरित होता है। इसके दोहरा परिसंचरण करते हैं। इसी कारण ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर एक दूसरे से अलग रहते हैं। यदि ये बंटवारा न होता तो दोनों प्रकार के रक्त मिल जाएंगे और अंगों की पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। 12वां प्रश्न है, जाइलम तथा फ्लोएम में पादपों के वाहन में क्या अंतर है। जाइलम द्वारा पादपों का वाहन, पहला है, इसमें जल व खनिज लवण केवल ऊपरी मुखी दिशा में संवाहित होते हैं। दूसरा है, इसमें जल का लवण का संवहन दाब व वाष्पोत्सर्जन आकर्षण यहाँ पर घर्षण द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वाहन, इसमें भोजन अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी होता है। दूसरा है, इनमें एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है। तीसरा है, फुफ्फुस में कोशिकाओं की तथा वृक्कडिशाण की संरचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोशिका शुद्ध व अशुद्ध वायु का वहन करती है। शुद्ध वायु का और अशुद्ध वायु का वहन करती है। क्या करती है। कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। तीसरा है, कोशिका शरीर में रसायन CO2 गैस के रूप में निकलती है। अब देखते हैं वृषणाणु के बारे में। वृषणाणु है, शुद्ध व अशुद्ध रुधिर वायु का वहन करती है। ये भी। दूसरा है, वृषणाणु लूपदार बड़े व आकार का होता है। वृषणाणु बड़े आकार का होता है और कोशिका छोटे आकार का होता है। अब हम आगे देखते हैं।
आगे है तीसरा, विषाणु शरीर में नाइट्रोजन युक्त रसायन मूत्र के रूप में निकलती है। अब मेरे प्यारे दोस्त, यह चैप्टर यहीं तक था और इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न उठे हम सभी को एक एक करके और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त और मिलते हैं अब अगले सेक्शन में। जय हिंद जय भारत।